हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इग्नो MSOE 002 का एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम आज समझेंगे पर्सपेक्टिव ऑन स्टडीइंग इंडियन डायस्पोरा के बारे में। हम सभी डायस्पोरा क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अलग अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके से स्कॉलर्स इंडियन डायस्पोरा को समझने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। और ये जो पोर्शन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम पर्सपेक्टिव को समझेंगे इंडियन डायस्पोरा का, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑन स्टडीइंग इंडियन डायस्पोरा। याद रखिएगा, इग्नो के बुक में पर्सपेक्टिव को अलग रखा गया है और अप्रोचेस को अलग रखा गया है। इन दोनों को हमें सेपरेटली ही पढ़ना होगा, और एग्जाम में जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब अप्रोचेस पूछे जाएंगे तो अप्रोचेस का आंसर लिखना होगा, जब पर्सपेक्टिव पूछे जाएंगे तो पर्सपेक्टिव से ही हमें आंसर तैयार करना होगा। इस वजह से यहाँ पर जो भी हम नोट्स आज देखने वाले हैं ये इग्नो के बुक से ही देखने वाले हैं। इग्नो के बुक से बाहर हम चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ चीजों को, टॉपिक को समझेंगे, लेकिन जो नोट्स होंगे वो हमारा इग्नो के बुक से ही बनेगा। यहां पर हम शुरुआत करते हैं इंडियन डायस्पोरा से। हम जब पर्सपेक्टिव को समझने वाले हैं, यहां पर पर्सपेक्टिव को समझने से पहले हमें थोड़ा जानना होगा कि इंडियन डायस्पोरा होता क्या है। हमने पिछली क्लास में डायस्पोरा क्या है ये डिस्कस की है। डायस्पोरा एक ग्रीक वर्ड से बनता है जिसका मतलब है शोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि जहां पर बीज जो है, बीज को दूर किसी जगह पर बो देना, यानी कि बीज बोना लेकिन दूर किसी जगह पर। यहां पर सिर्फ बीज बोने की बारे में बात नहीं की जाती है। डायस्पोरा में बेसिकली जो भी लोग हैं, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, वहां पर उनको रख देना, यानी कि दूर किसी जगह पर इंसानों को बो देने की बात की जाती है। डायस्पोरा जो वर्ड है वो पहली बार स्टार्ट हुआ था जूइश लोगों के लिए। उनको ही पहली बार इस डायस्पोरा टर्म से उनको आइडेंटिफाई किया गया था, उनको समझाया गया था। अब जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, इंडियन डायस्पोरा वो सारे ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग इंडिया से, तो इंडिया में ओरिजिन उनका हुआ है, बाय बर्थ वो लोग इंडियन थे, या फिर उनके जो पूर्वज थे वो इंडियंस थे, लेकिन बाद में किसी ना किसी कारणवश वो इंडिया से बाहर किसी जगह पर माइग्रेट कर गए, वहां पर जाकर परमानेंटली या फिर टेम्पोररी रहने लगे। इस तरीके के जो ग्रुप ऑफ पीपल है इसको हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। जब इंडिया के लोग बाहर जाकर ग्रुप्स में रहने लगते हैं तब उसको कहा जाता है इंडियन डायस्पोरा। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, जैसे NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस, फिर PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सारे लोग हमारे इंडियन डायस्पोरा की ही पार्ट है, यानी कि उनका ओरिजिन तो जो मेन होमलैंड है वो इंडिया ही है, लेकिन वो लोग सारे इंडिया से बाहर दूर किसी जगह पर जाकर बसते हैं। इंडियन डायस्पोरा के लगभग 30 मिलियन लोग इंडियन डायस्पोरा के अंडर में पड़ते हैं, यानी कि इंडियन ओरिजिन के 30 मिलियन लोग बाहर के कंट्रीज में रह रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले के टाइम पे, जब पुराना वक्त था, वहाँ पर डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट है वो भी डायस्पोरा के ऊपर कुछ इनिशिएटिव ले रही है डायस्पोरा के डेवलपमेंट के लिए। वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर जो भी लोग इंडियन ओरिजिन के हैं उनके लिए कुछ पॉलिसीज भी तैयार की जा रही है। अब ये सारे बदलाव क्यों आते हैं? ये सारे बदलाव हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के वजह से। ग्लोबलाइजेशन के वजह से पता चल रहा है कि बाहर के जो इंडियन लोग हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं, उनसे भी हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार की जाती है। जो भी डायस्पोरिकल फैमिली है या फिर जो भी डायस्पोरा वाले लोग हैं, इस वजह से हम देखते हैं NRIs के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस तैयार की जाती है ताकि वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सके, उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। यहां पर ओवरऑल सारे लोगों की बेनिफिट की बात की जाती है। अब इंडियन डायस्पोरा के बारे में हमें थोड़ा जानकारी पता चल चुकी है। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑन स्टडीइंग इंडियन डायस्पोरा। जब हम डायस्पोरा की स्टडी की बात करते हैं, डायस्पोरा की स्टडी ये
पहली बार आजकल इमर्ज हो रही है। पहले पुराने जमाने में डायस्पोरा के ऊपर लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे। आजकल इकोनॉमिक फैक्टर्स के वजह से, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के डेवलपमेंट के वजह से, ये सारे फैक्टर के वजह से लोग आजकल डायस्पोरा की स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स हैं जो डिफरेंट तरीके का थ्योरेटिकल पैराडाइम यूज करते हैं डायस्पोरा को समझने के लिए। आज के इस क्लास में इसी अलग अलग तरीके का पर्सपेक्टिव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जब हम इंडियन डायस्पोरा की पढ़ने की बात करते हैं, यानी कि इंडियन डायस्पोरा की स्टडी की बात करते हैं, यहाँ पर मेनली 5 तरीके का पर्सपेक्टिव है। रिटेंशनिस्ट पर्सपेक्टिव, एडॉप्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव, द एथनिसिटी अप्रोच, द पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। ये 5 तरीके का पर्सपेक्टिव है इंडियन डायस्पोरा को पढ़ने के लिए। यहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा, ये 5 तरीके का जो अप्रोच है ये आप लोगों को केयरफुली पढ़ना होगा। लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है अभी तक वो है प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग सारे पर्सपेक्टिव को लिखोगे, लेकिन जब आपको सिर्फ एक सिंगल पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा तब भी आप कितने टाइप के पर्सपेक्टिव है वो लिखोगे और बाद में सारे पर्सपेक्टिव को थोड़ा बहुत लिख दोगे। और जिसके बारे में आपको पूछा गया है, अगर आपको प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा जाता है तो आप प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव को डिस्क्राइब करोगे। इसी तरीके से आपका जो आंसर है उसको अरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम में, आप लोगों को पता तो बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन आपको एग्जाम के टाइम लिखने वक्त दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर करना, आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। यहां पर अब हम एक एक करके ये पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पर्सपेक्टिव है रिटेंशनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब रिटेंशनिस्ट नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, यहां पर कुछ रिटेन करने की बात की जा रही है, यानी कि कुछ चीजों को अपने पास रिटेन करने की बात की जा रही है। अब कौन सी चीज को रिटेन करने की बात की जा रही है? यहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा के कल्चर को रिटेन करने की बात की जा रही है। यहां पर जो भी स्कॉलर्स है जिन्होंने इस रिटेंशनिस्ट पर्सपेक्टिव से इंडियन डायस्पोरा को समझने की कोशिश की है, इंडियन डायस्पोरा को स्टडी की है, वो लोग फोकस करते हैं कल्चर के ऊपर। कल्चर को किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा के जो भी मेंबर्स है वो रिटेन करते हैं, उसके ऊपर उनका ज्यादातर फोकस होता है। यहां पर स्कॉलर्स मेनली फोकस करते हैं इंडियन की एबिलिटी को, उनके कल्चर को रिटेन करना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना और रिविटलाइज करने में। इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर वो लोग फोकस करते हैं। जो भी लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर अलग अलग कंट्रीज में रह रहे इंडियन लोग, वो लोग किस तरीके से ओवरसीज सेटिंग में कल्चर को रिटेन करते हैं, उसके ऊपर उनका फोकस होता है। यानी कि वो लोग जो डायस्पोरा को पढ़ रहे हैं, डायस्पोरा को स्टडी कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा को, वो उनके कल्चर को किस तरीके से रिटेन कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ पढ़ रहे हैं। यहां पर ये जो रिटेंशनिस्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं वो लोग बिलीव करते हैं कि जो रेस, लैंग्वेज और फेलोशिप है, ये सारी चीजें पहले के टाइम में जब इंडियंस पहली बार बाहर जा रहे थे तो ये सारी चीजें धीरे धीरे उनको एक कॉमन बॉन्ड में बांध रहा था। यहां पर ज्यादातर लोग पहले के टाइम पर लेबरर की तरह माइग्रेट कर रहे थे, उनको इंट्रूडर लेबर की तरह लिया जा रहा था। यानी कि जो बंधुआ मजदूर है उस तरीके से लोगों को इंडिया से बाहर के कंट्रीज में लिया जा रहा था। वहां पर वो लोग बैरक्स में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग अपना एक कॉलोनी तैयार कर रहे थे, वो लोग एक विलेज में सेटल हो रहे थे। इसी तरीके से जो लोग हैं वहां पर, जो कल्चर के इंडियन लोग ओवरसीज सेटिंग में अपने कल्चर को यहां पर रिटेन कर रहे हैं। यहां पर रिटेंशनिस्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग समझाते हैं कि किस तरीके से कल्चर को रिटेन किया जा रहा है ओवरसीज सेटिंग में। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है एडॉप्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। यहां पर जो भी स्कॉलर्स है इस एडॉप्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को पर्सपेक्टिव के तौर तरीकों से
इंडियन डायस्पोरा को पढ़ रहे हैं उनका मेन फोकस है किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा एडॉप्ट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट में। जो भी होस्ट सोसाइटी है या फिर जो भी होस्ट कंट्री है जहां पर ये लोग रह रहे हैं वो उस एनवायरनमेंट में किस तरीके से अपने आप को एडॉप्ट कर पा रहे हैं। यहां पर एक स्कॉलर है आर.के. जैन, जिन्होंने इस एडॉप्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से इंडियन डायस्पोरा को पढ़ा था। यहां पर उन्होंने पढ़ा था साउथ इंडियन माइग्रेंट्स को, जो लोग साउथ इंडिया से मलेशिया में जा रहे थे वहां पर उस सेटिंग में उनके उस कंट्री में किस तरीके से एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ओरिजिन इंडिया में था, उनका कल्चर डिफरेंट था, उनका जो रहन सहन का तरीका वो सारे चीजें अलग थी, लेकिन वो लोग जब मलेशिया में जा रहे हैं, खासकर रबर प्लांटेशन एरिया में वो लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके से एडॉप्ट कर रहे हैं इसके ऊपर आर.के. जैन का ज्यादातर फोकस था। उन्होंने अपने काम में हाईलाइट किया था कि किस तरीके से ट्रेडिशनल जो रूरल पीपल है साउथ इंडिया के वो किस तरीके से मलेशिया में जा रहे हैं और वहां पर इंडस्ट्रियल सेटिंग में इंडस्ट्रियल बोर्जुआ के अंडर में रहकर उनका आइडियोलॉजी और प्रोसीड्यूर में किस तरीके का बदलाव आ रहे हैं और वो उन सोसाइटी में उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अपने आप को ढाल पा रहे हैं। इसी तरीके से एडॉप्शनिस्ट जो लोग हैं वो लोग बातें करते हैं कि किस तरीके से लोग इंडियन डायस्पोरा वाले जो लोग हैं वो बाहर के कंट्रीज में जाकर एडॉप्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड जो पर्सपेक्टिव है प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव। ये जो प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव से। यहां पर प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव में क्या कहा गया है, प्लूरल सोसाइटी यानी कि एक ऐसा सोसाइटी जहां पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं, बहुत सारे क्लास के लोग एक साथ रह रहे हैं, यानी कि डाइवर्स तरीके का लोग, डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी वाले लोग, अलग अलग कल्चर के वाले लोग एक साथ मिलकर जब एक सोसाइटी तैयार करते हैं उसको कहा जाता है प्लूरल सोसाइटी। बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस प्लूरल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इंडियन डायस्पोरा को स्टडी किया था, यानी कि किस तरीके से प्लूरल सोसाइटी में लोग जाकर रह रहे हैं और अपने आप को एडॉप्ट कर पा रहे हैं उस सोसाइटी में। यहां पर प्लूरल सोसाइटी का पर्सपेक्टिव जो है इसको पहली बार यूज करते हैं फुर्निवाल। उन्होंने कॉलोनियल सोसाइटी जो साउथ ईस्ट एशिया में उस सोसाइटी को उन्होंने स्टडी किया था पहली बार प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव के द्वारा। यहां पर उन्होंने दिखाया है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से प्लूरल सोसाइटी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फुर्निवाल के हिसाब से प्लूरल सोसाइटी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जब प्लूरल सोसाइटी की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कल्चर में हमें देखने को मिलता है कि एक ही सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहने के वजह से जो बदलाव आते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर जिसके वजह से उनके कम्युनिकेशन में भी हमें हैम्पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग एक कॉमन चीज समझ लीजिएगा, जब बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग, आजकल हम शहरों में देखते हैं अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं तो उनके कम्युनिकेट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग हो सकता है, उनका कल्चरल पैटर्न, रिलीजियस बिलीफ्स, ये सारी चीजें अलग होती है। इसी तरीके से प्लूरल सोसाइटी पर्सपेक्टिव में जो कल्चर है इसको देखने का नजरिया उसी तरीके का है, जहां पर कल्चर में बहुत सारे अलग अलग कल्चर एक ही जगह पर रह रहे हैं और उनके कम्युनिकेशन में हैम्पर हो रहा है। वो लोग एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ कॉम्पेटिबल भी नहीं है। यहां पर जब इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, यहां पर जो इकोनॉमिक रिलेशन है लोगों के बीच में ये भी सेम टू सेम नहीं है। यहां पर कल्चर्स उनके अलग है, साथ ही साथ मार्केट प्लेस में उनका जो सिचुएशन है वो भी अलग होता है। यहां पर डाइवर्स तरीके का लोग है, यहां पर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, इनका इकोनॉमिक पोजीशन भी अलग है। इस वजह से उनका मार्केट प्लेस में जो सिचुएशन है उनका अलग अलग सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं उसी प्लूरल सोसाइटी के अंडर में। यहां पर जब पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो में
फुर्नीवाल कहते हैं कि ये जो प्लूरल सोसाइटी है ये इकट्ठा तभी रह पाएगा जब उसे कोई एक्सटर्नल कॉलोनियल पावर रूल करेगा, यानी कि जब कोई एक्सटर्नल कॉलोनियल पावर डोमिनेट करेगा तभी ये प्लूरल सोसाइटी इकट्ठा रह सकता है, नहीं तो ये प्लूरल सोसाइटी इकट्ठा नहीं रह सकता। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये 3 तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी फुर्नीवाल ने। अब इसी प्लूरल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बातें बताई थी इस प्लूरल सोसाइटी के बारे में। यहां पर आर.के. जैन ने इसी फुर्नीवाल का जो कॉन्सेप्ट है प्लूरल सोसाइटी का, जहां पर उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा है कि आर.के. जैन ने कहा है कि फुर्नीवाल का जो कॉन्सेप्ट है ये हर सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके हिसाब से ये जो फुर्नीवाल का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सेटलमेंट सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है, ये सिविलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पर आप लोगों को सेटलमेंट सोसाइटीज क्या है और सिविलाइजेशन क्या है ये थोड़ा पता होना चाहिए। जो सिविलाइजेशन है एक ऐसा सोसाइटी है जो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है, बहुत वर्षों से जो सोसाइटी में बदलाव इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, जो बहुत पुराने जमाने से एक ही तरीके से चली आ रही है, उस तरीके का सोसाइटी को कहा जाता है सिविलाइजेशन। और दूसरी तरफ सेटलमेंट सोसाइटीज वो सोसाइटी है जो आजकल के टाइम पे तैयार हुई है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आकर एक जगह पर रह रहे हैं। वहां पर पहले कोई सोसाइटीज नहीं रहती थी, वहां पर जो भी सोसाइटी रहती थी शायद एक रहती थी, लेकिन यहां पर आज के टाइम पर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के वजह से बहुत सारे लोग एक जगह पर सेटल हो रहे हैं। इस तरीके का सोसाइटी को कहा जाता है सेटलमेंट सोसाइटी। आर.के. जैन ने कहा है कि फुर्नीवाल का जो प्लूरल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ये सेटलमेंट सोसाइटी में ही सिर्फ एप्लीकेबल है, ये सिविलाइजेशन जो सोसाइटीज है सिविलाइजेशन में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर एम.जी. स्मिथ भी इसी प्लूरल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो कैरेबियन सोसाइटी है वहां पर ये प्लूरल सोसाइटी जो है ये प्लूरल सोसाइटी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि ये कैरेबियन सोसाइटी में इस प्लूरल थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं हम। अब यहां पर एम.जी. स्मिथ ने इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो चीजें हैं कैरेबियन सोसाइटी में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे मॉडर्न कॉलोनियल सिचुएशंस वहां पर है, यहां पर इंडस्ट्रियल एक्सपांशन भी हो रहा है, यहां पर कैपिटलिज्म जो है लेजेस फेयर कैपिटलिज्म हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे मल्टीरेशियल कम्युनिटी भी हमें देखने को मिलता है कैरेबियन सोसाइटी में, ये कहते हैं एम.जी. स्मिथ। अब ये सारे चीजों से हम प्लूरलिज्म का एक डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। प्लूरलिज्म में सिर्फ हम कल्चर की बात नहीं करते हैं, यहां पर प्लूरलिज्म में हम स्ट्रक्चर और कल्चर ये दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो सोशल स्ट्रक्चर है ये कॉन्टिन्यूअस बदलता रहता है। यहां पर जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है ये इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी के साथ भी चेंज होता जाता है, यानी कि ये सिस्टमेटिकल इंस्टीट्यूशनल एक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है कल्चरल कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में। इसी तरीके से प्लूरलिज्म में हमें 2 चीजें देखने को मिलता है, एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है कल्चर। स्ट्रक्चर जो है वो चीजें कॉन्टिन्यूअस रहती है लेकिन सोशल स्ट्रक्चर में हमें बदलाव देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ जो कल्चर है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है प्लूरल सोसाइटी में। अब इसी प्लूरल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है पर्सपेक्टिव है इसको बहुत सारे थिंकर ने क्रिटिसाइज भी किया है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको प्लूरल सोसाइटी का क्रिटिसिज्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब प्लूरल सोसाइटी को जो क्रिटिसिज्म है वो हमें 50s और 60s में, लेट 50s और 60s में ये हमें देखने को मिलता है। यहां पर आर.टी. स्मिथ और लियो कूपर ने प्लूरल सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है। आर.टी. स्मिथ ने कहा है ये जो कैरेबियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एम.जी. स्मिथ ने बताया है ये बहुत ही गलत है, ये एक बहुत गलत एग्जाम्पल है प्लूरल सोसाइटी का। ये कहना है आर.टी. स्मिथ का। उन्होंने कहा है कि प्लूरल सोसाइटी के बारे में जो फुर्नीवाल ने डेफिनेशन दिया है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, ये भी
इतना सही नहीं है प्लूरल सोसाइटी के बारे में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आर.टी. स्मिथ ने, एम.जी. स्मिथ ने जो कहा है, फूनीवाल ने जो कहा है, ये सारे चीजों को वो क्रिटिसाइज करते हैं। उनके हिसाब से जो फिजी जगह है, फिजी जगह जो है वहां पर हमें एक प्लूरल सोसाइटी देखने को मिलता है। यहां पर फिजी जो जगह है वहां पर हमें प्लूरल सोसाइटी देखने को मिलता है। वहां पर हमें इंडिविजुअल जो लोग हैं, इंडिविजुअल या फिर जो सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है वो एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट क्रिएट करते हैं उस जगह पर। यहां पर जो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है वो भी इसी तरीके से इस पॉलिटिकल यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि प्लूरल सोसाइटी के बारे में जो आर.टी. स्मिथ ने कहा है वो कहा है फिजी जो जगह है वो ही सबसे ज्यादा एक मॉडल की तरह है प्लूरल सोसाइटी की, और उसी के द्वारा हमें प्लूरल सोसाइटी के एग्जाम्पल, मतलब फिजी को ही हमें प्लूरल सोसाइटी का एक आइडियल एग्जाम्पल मानना चाहिए। अब देखते हैं द एथनिसिटी अप्रोच। एथनिसिटी अप्रोच में एथनिसिटी के ऊपर ज्यादातर फोकस किया गया है। यहां पर एक स्कॉलर है जयवर्धने, उन्होंने एथनिसिटी के ऊपर काम किया है। उन्होंने गुआना और फिजी ये दोनों जगहों पर किस तरीके से एथनिसिटी में बदलाव आते हैं, एथनिसिटी जो पैरामीटर है उसमें किस तरीके का डाइवर्स कल्चरल प्रैक्टिस में बदलाव आता है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था। यहां पर उन्होंने देखा था कि जो लोगों का रिलेशनशिप है ये क्लास, स्टेटस, पावर और एथनिसिटी ये सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहां पर जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी लोगों के बदलाव का एक कारण है। बहुत सारे जगहों पर उन्होंने देखा है कि एथनिसिटी नहीं बदलता है, एथनिसिटी की वजह से लोग इकट्ठा होते हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर एथनिसिटी जो है वो लोग छोड़ दे रहे हैं उस कल्चरल सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए। यानी कि ये एथनिसिटी अप्रोच हमें समझाता है कि एथनिसिटी अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। यहां पर इंडियन डायस्पोरा जो है जिस जगह पर जा रही है वहां के जो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है एथनिसिटी किस तरीके से काम करेगा। यहां पर एथनिसिटी वहां पर रहेगी या फिर एथनिसिटी खत्म हो जाएगी, ये सारे चीजें डिपेंड करता है पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फोर्सेस के ऊपर। जयवर्धने ने गुआना में देखा था कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो लोग अपना जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर है उसको लॉस्ट कर रहे हैं, या फिर वो लोग इस कल्चर को छोड़े जा रहे हैं क्योंकि उनको उस सोसाइटी में रहना है, वहां के जो भी तौर तरीके हैं उनको अपनाने हैं। इस वजह से वो लोग अपने कल्चरल प्रैक्टिस को, ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को छोड़ दे रहे हैं और उस जगह के कल्चर को अपना रहे हैं। इसी तरीके से जयवर्धने के हिसाब से अलग अलग एथनिसिटी के लोग वहां के पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फोर्सेस के हिसाब से अपने एथनिसिटी को बदल रहे हैं और एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं आखिरी पर्सपेक्टिव। यहां पर जो लास्ट पर्सपेक्टिव है वो है द पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में जो भी स्कॉलर्स है उन्होंने देखा है कि पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ वहां पर जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इंडियन डायस्पोरा का। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है जॉन रेक्स। जॉन रेक्स ने दिखाया था कि किस तरीके से इंडियन जो डायस्पोरा है 19th सेंचुरी में जो भी लोग इंडिया से बाहर जा रहे थे, यानी कि जो भी इमिग्रेंट्स थे इंडिया के, उसके साथ किस तरीके से 20th सेंचुरी का जो इमिग्रेंट्स है उनका किस तरीके से लिंकेज है। उन्होंने दिखाया था कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, उनके बीच में क्या कंटिन्यूएशन है। यहां पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है ये बेसिकली डिपेंड करता है, ये बेसिकली बात करता है जो भी माइग्रेंट्स है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से जा रहे हैं, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से माइग्रेंट्स दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं तो उनका जो इकोनॉमिक क्लास है बाकी सारे लेबरर की तरह तो सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो भी मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज है वहाँ के जो भी लोग हैं, वहाँ के जो डिफरेंट रेसेस है उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। यानी कि यहां पर जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से माइग्रेंट्स जा रहे हैं उनको थोड़े निचले दर्जा दिया जा रहा है और उनके साथ थोड़ा भेदभाव के
साथ पेश किया जा रहा है, यानी कि लोग जो पेश आ रहे हैं उनके साथ बिहेव कर रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके का है, वो भेदभाव जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये जो पर्सपेक्टिव है पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव जो अंडर डेवलपमेंट थ्योरीज है उसके ऊपर डिपेंड करके काम कर रहा है। यहां पर हम बहुत सारे अंडर डेवलपमेंट के रिलेटेड थ्योरीज देखते हैं, जैसे सेंटर, कोर एंड पेरिफेरी, फिर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इस तरीके का अलग अलग थ्योरीज हम देखते हैं जहां पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज किस तरीके से अंडर डेवलप रह रही है ये हमें बताता है। इसी तरीके से ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव है ये उसी चीज के ऊपर फोकस करता है कि किस तरीके से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो माइग्रेंट्स है उनको और भी अंडर डेवलप्ड रखा जाता है, किस तरीके से उनको और भी दबाया जाता है, उनका जो क्लास बाकी लोगों के साथ सेम होने के बावजूद भी उनके साथ किस तरीके से भेदभाव की नजर से उनको देखा जाता है। ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव है ये हमें दिखाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है ये ग्लोबल पॉपुलेशन में अंडर डेवलप्ड और एक डिप्राइव्ड सेक्शन है, यानी कि इंडिया जो है ये एक आज के टाइम पर एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इसके लोगों को बाकी सारे जो डेवलप कंट्रीज के लोग हैं वो अंडर डेवलप्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहां पर ये लोगों को डिप्राइव्ड सेक्शन की तरह रखा जाता है ग्लोबल पॉपुलेशन में, यानी कि बाहर की जब भी आप कोई दुनिया में जाओगे तो आपको उस नजरिए से देखेंगे वो लोग कि आपने माइग्रेट इसी वजह से की है क्योंकि आपके लिए बहुत सारे जरूरतें हैं, आपकी कंट्री आपकी जरूरतों को फुलफिल नहीं कर पा रही है। यहां पर पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में बेसिकली क्रिटिसाइज किया जाता है अंडर डेवलप कंट्रीज के उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। ग्लोबल सिचुएशन में ये सारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज है यहाँ के जो भी माइग्रेंट्स होते हैं इनको अंडर डेवलप रखा जाता है, साथ ही साथ इनको डिप्राइव्ड सेक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर आज के क्लास में हमने पर्सपेक्टिव को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो वापस क्लास को रिपीट करके देखना, यहाँ पर जो भी नोट्स है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना सिंपल नहीं है। इसको याद रखने के लिए आपको बार बार इस चीज को देखना होगा और नोट्स भी थोड़े बहुत बना लेने होंगे। यहाँ पर आज का क्लास मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। अगली क्लास में हम अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन डायस्पोरा को कि कौन सी वो अलग अप्रोचेस है जिसके द्वारा हम पढ़ सकते हैं। तो आज का क्लास यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।